एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जी कल डिविजनल स्ट्रक्चर तक पढ़ा था। आज हम लोग अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट इज मैट्रिक्स। अच्छा, कल आप लोगों को मैंने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इस वजह से नहीं करवाया था क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में ज़रा बच्चों के लिए मुश्किल होता है और इस किस्म का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले नहीं देखा। ठीक है, सो इस वजह से मैंने आप लोगों को कल डिविजनल स्ट्रक्चर तक करवाया था, जिसमें हमने कहा था कि जी डिविजनल स्ट्रक्चर में दो सब कैटेगरीज आ जाएंगी। एक आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और एक आपके पास आ जाएगा जी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली काम करोगे, और अगर डिफरेंट रीजन्स पे काम कर रहे हो या डिफरेंट एरियाज पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ज्योग्राफिकल या रीजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। क्लियर हो गया जी। चलें जी, अब हमारे पास है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप लोग इसमें पूरी एक डायग्राम देख रहे हो जो कि स्लाइटली आपको काफी डिफरेंट सा नजर आ रहा है। अंजर बेटे, ये डिविजनल स्ट्रक्चर में दो सब कैटेगरीज आ रही है। दीज डिवीजन कैन कोरिस्पॉन्ड टू इधर प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल। मैंने क्या बोल रही हूँ, डिविजनल में दो सब कैटेगरीज आ रही हैं, एक प्रोडक्ट और एक ज्योग्राफिकल। यानी कि ये जो डिविजन्स लिखे हुए हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और डिफरेंट एरियाज भी हो सकते हैं। हाँ जी, अंदर आपको मेरी बात समझ आई है? चलें जी, सो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। हाँ जी, ये आप लोगों के सामने सारा मैट्रिक स्ट्रक्चर की एक डायग्राम सी बनी हुई है। डन। ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, इनको मैं भी आपको बाद में करवाती हूँ। सबसे पहले तो ये आप लोगों के सामने मैट्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी हुई है, that metric structure is a combination of two structures, that is functional and product। समझ आ रहा है? अच्छा, अब मैं पढ़ाने से पहले दोबारा बोल रही हूँ, ये यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक स्ट्रक्चर की डायग्राम आपको नजर आ रही है, आपकी इवन बुक्स में भी बनी हुई है, आपने वहां से ओपन करना है, वहां से कर लो। मैट्रिक स्ट्रक्चर बेसिकली नॉर्मली कंपनीज में जब आप बात करते हो इसको अप्लाई करने की तो मैट्रिक स्ट्रक्चर अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत गौर से सुनना है कि एंटरप्रेन्योरल में हमने मतलब सिंपल सा स्ट्रक्चर था, फंक्शनल में हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिविजनल के अंदर अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हो, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, तो फिर आप प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, और अगर आप डिविजनल में डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हो तो आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। ठीक है, ये आपके सामने मैट्रिक स्ट्रक्चर की डायग्राम बनी हुई है, इसको गौर से देख लो। लेकिन मैं आप लोगों को पहले मैट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर ये स्लाइड आपको बताने लगी हूँ, और मैंने कहा कि ये जिस लाइन पे मैंने हाईलाइट किया है ये मैट्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। ये मैंने आपको जिस पे हाईलाइट किया है ये मैट्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। समझ आ रहा है? सबसे पहले तो डेफिनेशन नोट करो, दैट मैट्रिक स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। मैट्रिक्स के अंदर हम दो स्ट्रक्चर्स को करेंगे कंबाइन। डन हो गया? एक हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को कंबाइन करेंगे और एक हम प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को लेंगे। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है, कुछ फीचर्स हम फंक्शनल से पिक करेंगे और कुछ फीचर्स हम प्रोडक्ट से पिक करेंगे।
समझ आ रहा है? मेट्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स दैट इज फंक्शनल एंड प्रोडक्ट। मुझे बताओ आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई है? ठीक है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को अगर मैं आप लोगों को इस ग्राफ में, यानी कि जो इसकी डायग्राम है, ये डायग्राम है, अभी हमने डेफिनेशन देखी है। सबसे पहले टॉप पे सीईओ है, सीईओ के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट्स नोट कर लो, ये फंक्शंस हैं। समझ आ रहा है? ये जिस पे आपको मेरा एरो नजर आ रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सर्विसेज डिपार्टमेंट, बेटे ये क्या है? ये डिफरेंट फंक्शंस हैं कंपनी के। समझ आ गया? और अगर मैं ये जो येलो से लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक, होम गुड्स डिवीजन, यमी स्नैक्स डिवीजन, दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ फीचर्स पिक कर लिए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से और कुछ फीचर्स हमने पिक कर लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर से। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना लिए, और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर का फीचर क्या है कि हम 3 मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ आपको मेरी बात समझ आई है? कि हमने कहा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर दैट इज प्रोडक्ट एंड फंक्शन। डन? मुझे बताएं, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप अगर अब आप इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन की बात करते हो, अच्छा ये आप लोगों ने जो सारी एक्सप्लेनेशन है ना, इसको आप लोगों ने बाद में देखना है। हम पहले यहाँ पे जो ये मैंने नोट लिखा हुआ है ना आप लोगों के लिए, ये नोट वाली जो पूरी स्लाइड है, आप लोगों ने इसके अंदर चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि मेट्रिक स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है दो स्ट्रक्चर्स का, फंक्शनल और प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरी वो कहता है इन अ मेट्रिक स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज आर लिंक्ड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एज वेल। समझ आ रहे हैं? अब इस लाइन का मतलब क्या है? मैं डायग्राम में दोबारा जा रही हूँ। ये जो आपको ग्रीन बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, इनको आप कंसिडर कर लो कि ये आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। समझ आ रहा है? ये जो ग्रीन बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, इनको कंसिडर कर लो कि दीज आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए जो जो कुछ बोल रही हूँ, काइंडली आप लोग उसको नोट करते जाओ। ये आपके फंक्शंस हैं, ये आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और अगर मैं इनकी बात करती हूँ, ये जो ग्रीन से आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनको कंसिडर कर लो कि ये आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। डन? मुझे बताओ आप लोगों ने ये नोट कर लिया? जी मुझे बताएं, आप लोगों ने नोट कर लिया बेटे? अच्छा, अब मैंने आप लोगों को कहा, मैं उस स्लाइड पे वापस जा रही हूँ। मैंने कहा इन अ मेट्रिक स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज आर लिंक्ड, एम्प्लॉइज आपस में लिंक्ड होते हैं वर्टिकली। वर्टिकल कैसे होता है? ये मेरा जो एरो आपको जैसे घूमता हुआ नजर आ रहा है, वर्टिकल ऐसे करते हैं ना, वर्टिकली भी लिंक्ड है और हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल की जैसे आपको मेरा एरो मूव होता हुआ नजर आ रहा है। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉइज वर्टिकली भी लिंक्ड होते हैं और एम्प्लॉइज हॉरिजॉन्टल भी लिंक्ड होते हैं। समझ आ गया? अच्छा, अब वर्टिकल लिंक अगर हम यहाँ पे डायग्राम में वापस जाएं, ठीक है, अब ये वर्टिकली लिंक्ड है और ये हॉरिजॉन्टली लिंक्ड है। ठीक है, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली कैन आई से दैट कि वर्टिकली लिंक्ड है फंक्शन के लिए और हॉरिजॉन्टली लिंक्ड है प्रोडक्ट के लिए। आपको मेरी ये बात समझ आई है? मैंने कहा एम्प्लॉइज वर्टिकली लिंक्ड हैं फंक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टली आपस में लिंक्ड हैं प्रोडक्ट के लिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा कि मार्केटिंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो ये आपको जो मेरा एरो नजर आ रहा है, ये 3 लोग आपस में मिलके डिसीजन लेंगे। मेरी बात समझ आई है?
मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसको बहुत गौर से सुनना, ये आपको सिर्फ किताब से पढ़ के समझ नहीं आएगा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉइज वर्टिकली लिंक्ड होने का मतलब क्या है? वर्टिकली लिंक्ड है फंक्शंस के लिए, और फंक्शंस के लिए लिंक्ड होने का मतलब है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जब हमने कोई डिसीजन लेना होगा तो ये 3 लोग लेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जब कोई डिसीजन लेना होगा तो ये 3 लोग लेंगे, सर्विसेज से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा तो वो ये 3 लोग लेंगे। आपको मेरी बात समझ आई? वर्टिकली लिंक की बात क्लियर होगी। मैं साथ साथ एरो भी इसलिए मूव कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से रिलेटेड जब कोई डिसीजन लेना होगा तो ये 3 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। समझ आ रहा है? होम गुड से डिसीजन लेना होगा तो ये 3 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। डन। तो अब अगर हम इस स्लाइड की बात करें कि हमने एक तो देख लिया कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है 2 स्ट्रक्चर्स का, एक लाइन तो ये समझ आ गई। दूसरी हमने कहा कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में एम्प्लॉइज वर्टिकली भी लिंक्ड होते हैं और हॉरिजॉन्टली भी लिंक्ड होते हैं। समझ आ गया आपको? ये वाली लाइन क्लियर हो गई है? अच्छा, अब अगर मैं इसकी तीसरी लाइन पे जाऊं तो आप कह लो कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना इस पूरी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का, वो 3rd बुलेट के अंदर लिखा हुआ है। नॉर्मली अगर हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को कंपनीज इनकरेज नहीं करती हैं फॉलो करना। तो अगर आप लोगों में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ना कि मिस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की हमें कोई एग्जांपल बता दें, तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इस वजह से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो एम्प्लॉइज जो है वो सॉरी, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस वजह से कंपनीज इसको इनकरेज नहीं करती हैं फॉलो करना। अच्छा जी, मैं 3rd बुलेट आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। उस्मान, आपने कहा है कि ग्रीन बॉक्सेस इंडिविजुअल्स होंगे, ये हर प्रोडक्ट का फंक्शन वाइज सेपरेट ऑफिस होगा। वैसे मुझे आपके क्वेश्चन की उस्मान बिल्कुल समझ नहीं आई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा बोल देती हूँ, ये आपको ये जो ग्रीन बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, ये एम्प्लॉइज हैं उस्मान, ये एम्प्लॉइज हैं। समझ आ रहे? इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन को हैंडल कौन कर रहा है, इनको लिख लो XYZ। समझ आ रहे हैं? या ABC लिख लो, इनको ABC आगे DEF, मतलब वैसे नाम दे दो। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन को ये 3 लोग मिलके हैंडल कर रहे हैं। समझ आ रहे हैं? लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही है, और एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन तीनों प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहा है। एक ही सेल्स डिपार्टमेंट इन तीनों प्रोडक्ट की सेल कर रहा है। एक ही सर्विसेज डिपार्टमेंट इन तीनों प्रोडक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उस्मान, आपको मेरी बात समझ आई है? ठीक है। तो ये जो मिस्टर ए है ना
और ये जो यहाँ पे ये वाला बंदा है, ये दोनों मिलके डिसीजन ले रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए। और अगर हम इस वाले पर्सन की और इस वाले बंदे की बात करें तो ये तीनों मिलके डिसीजन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के लिए। उस्मान, अब आपको मेरी बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी, अब अगर हम मेट्रिक स्ट्रक्चर में बात करें तो मैंने भी आपसे यहाँ पे क्या कहा कि जो इसका तीसरा बुलेट लिखा हुआ है ना कि मेट्रिक स्ट्रक्चर हैव अ लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस बट स्टिल, मतलब लॉट्स ऑफ लिमिटेशन, मैं सिर्फ यहाँ तक बोलने लगी हूँ। नॉर्मली मेट्रिक स्ट्रक्चर में क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ठीक है, सो नॉर्मली मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्योंकि मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं या फॉर एग्जांपल इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। सो दिस इज द रीजन के मेट्रिक स्ट्रक्चर को कंपनीज बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करती हैं फॉलो करना। समझ आ गया? अब अगर हम यहाँ पे ये देखें, सो मेट्रिक स्ट्रक्चर हैव अ लॉट्स ऑफ, अदीब मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे के कॉम्प्लेक्सिटीज किस तरह की होंगी, ठीक है। बट स्टिल इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रक्चर we need a lot of coordination and unity of direction between employees. Other than that, metric structure creates a lot of problem for us. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, आप लोगों ने मेरी बात यहाँ पे गौर से सुननी है। जब कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की होगी कि अगर जैसे मैं ये जिस पे आपको मेरा एरो नजर आ रहा है, मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है कि मार्केटिंग को इम्प्रूव करने की उसने कोशिश करनी है, तो बेटे मिस्टर ए डिस्कस करेगा बी से, बी डिस्कस करेगा सी से। ये मैं जस्ट अज्यूम कर रही हूँ एग्जांपल, मतलब ए बी सी, ठीक है। तो यानी कि अगर बी एग्री कर जाएगा, सी एग्री कर जाएगा, तो ए जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन ले लेगा क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है वर्टिकली। लेकिन ए सिर्फ इन दोनों से डिस्कस नहीं करेगा, ए को इन हॉरिजॉन्टल वाले पार्टनर से भी डिस्कस करना पड़ेगा। उसकी रीजन, क्योंकि ए जो है वो लिंक्ड है ये इन हॉरिजॉन्टल वालों के साथ भी, वर्टिकल वालों के साथ भी लिंक्ड है, हॉरिजॉन्टल वालों के साथ भी लिंक्ड है। समझ आ गया? तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाली टीम एग्री कर जाती है लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल वाले लोग एग्री नहीं करते तो भी ये मिस्टर ए जो है वो डिसीजन अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ जी, आपको मेरी बात समझ आई है? ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब प्रॉब्लम। अदीब, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब मसले मसाइल। अदीब मैं दोबारा बोलने लगी हूँ कि बेसिकली अगर हम ये जहां पे आपको मेरा एरो नजर आ रहा है दी, इसको नोट, इसको लिख लो मिस्टर ए, ये ए बंदा है। समझ आ रहा है? ए ने मार्केटिंग से रिलेटेड जब कोई डिसीजन लेना होगा
तो वो इसके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, वो इसके साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन ए इनके साथ तो डिसीजन ले लेगा, बट उसको इनके साथ, ये हॉरिजॉन्टल वालों के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। समझ आ रहे? तो जब सब लोग एग्री कर जाएंगे, ये भी एग्री कर जाएंगे और ये भी एग्री कर जाएंगे, तो मिस्टर ए जो है वो डिसीजन अपना अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो इस वजह से दीज आर द बेसिकली अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आपको माइनर से डिसीजन के लिए पहले 10 लोगों से पूछना पड़ेगा, उनसे जरा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उसके बाद डिसीजन लोगे। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, अब वो आपको यहाँ पे कहता है कि दिस स्ट्रक्चर वी नीड अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये जो मैंने टर्म लिखी हुई है ना, कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि अगर तो आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना चाहते हो तो फिर आपस में इन एम्प्लॉइज की यूनिटी भी बहुत होना जरूरी है। समझ आ रहे हैं? जैसे होता है ना समटाइम पर्सनल क्लैशेस की वजह से मैं बिला वजह ये वाला बंदा जो है ना वो डिसएग्री कर जाता है, वो कहता है नहीं भी मैंने तुम्हारा डिसीजन नहीं मानना, तो फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। हाँ जी, आपको मेरी बात समझ आई है? आप बताओ, ये वाला पूरा पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको बुक से पढ़ोगे ना, तो बुक में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ अ मेट्रिक स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल। क्योंकि मुझे आप लोगों की ज़हनी हालात का पता है, बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, तो बच्चे फटाफट से शोर मचाते हैं कि आपने तो कहा था कि मेट्रिक स्ट्रक्चर फंक्शनल और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, बुक में तो लिखा हुआ है फंक्शनल और डिविजनल। तो बेटे जी, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही लिख दिया है, डिविजनल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट, क्योंकि डिविजनल में दो चीजें आ जाती हैं, ज्योग्राफिकल और प्रोडक्ट। समझ आ रहे हैं? तो हमने एग्जांपल के अंदर फंक्शनल को और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को मिक्सअप किया है। डन? आपको ये पूरी स्लाइड समझ आ गई? ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई है। चलो, आप मुझे यहाँ से पढ़ के बताओ, ये जो अब पूरी यहाँ पे जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। डन? अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ने लगी हूँ। अनलाइक द अदर स्ट्रक्चर्स वी हैव लुक्ड एट सो फार, अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल हिरारिकल मॉडल। ठीक है, जो नॉर्मली जो बाकी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ट्रेडिशनल मॉडल था वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का नहीं है। इंस्टेड ऑल एम्प्लॉइज रिप्रेजेंट बाय ग्रीन बॉक्सेस। ठीक हो गया, ये डायग्राम के अंदर ग्रीन बॉक्सेस हैव डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसको भी मार्क कर लो, डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। टिपिकली देर इज अ फंक्शनल रिपोर्टिंग लाइन शो इन ब्लू, ठीक है, एज वेल एज प्रोडक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग लाइन शोन इन येलो। अगर हम ये देखो, मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर एक और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि एक एम्प्लॉय को ना डबल डबल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। समझ आ रहा है? अब ये जो बंदा है, ये जो मिस्टर ए की जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी, कि इसको एक डिसीजन लेने के लिए वर्टिकली भी इनको रिपोर्ट करना पड़ा था और हॉरिजॉन्टली भी रिपोर्ट करना पड़ा था। तो डुअल रिपोर्टिंग हो गई, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, मुझे बताओ, आपको ये लाइन क्लियर हो गई है?
हाँ जी, होपफुली आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया। चलें जी। When looking at a metric structure, a solid line represents strong direct reporting relationship, whereas dotted line indicate that the relationship is secondary. अच्छा, जो ये वाला पैराग्राफ है ना, इसको अगर आपने पढ़ना है ठीक है पढ़ लो। मतलब वो कहता है कि ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना वो वर्टिकल वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला जो रिलेशनशिप है ना वो स्लाइटली, मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले इम्प्लॉइज अपने इस फंक्शन वाले जो रिलेशनशिप है उस पे फोकस करते हैं, और उसके बाद जो ये डॉटेड वाला जो रिलेशनशिप है ना उस पे जरा बाद में फोकस करते हैं। तो इस वाले पैराग्राफ को अगर आपने कंसिडर करना है कर लो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया? ये जो पैराग्राफ है पढ़ना है पढ़ लो, अगर इसको आपने एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर लो। जी मुझे बताएं, क्या मैं आगे चलूं? अदीब, आप अगर सेकंड पैराग्राफ को छोड़ दो, आप मत पढ़ो सेकंड पैराग्राफ को। मैंने इसलिए आप लोगों से कहा कि सेकंड पैराग्राफ को अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लोगों ने सेकंड पैराग्राफ को इग्नोर करना है इग्नोर कर दो। अदीब, अगर आपको समझ नहीं आया सेकंड पैराग्राफ तो जस्ट इग्नोर इट। समझ आ रहे? ठीक है। और शिजा, आपने जो क्वेश्चन किया है बेटे, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई है वो सारी उसके अंदर यही तो बताया है कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो लिंक कैसे हैं। शिजा, आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो मैं ऑलरेडी इसके बारे में सारी डिटेल बता चुकी हुई हूँ। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट वन इज next point is the main appeal of the metric structure is that it can provide both flexibility and more balanced decision making, as there are two chains of command instead of just one. Having a single project overseen by more than one business line also create opportunities for these businesses line to share resources and communicate more openly with each other, things they might not otherwise be able to do regularly. So basically वो कहता है कि metric structure को अगर अगर आप लोग तरीके से फॉलो करना चाहो ना तो बेटे इसके एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, कि रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं और आप जो है वो डिसीजन जो है वो ज्यादा बेहतर ले रहे हो। लेकिन मैंने आपको पढ़ाने से पहले एक बात कही है, मेट्रिक स्ट्रक्चर क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि मेट्रिक स्ट्रक्चर को कंपनीज इंकरेज नहीं करती हैं फॉलो करना।
जी मुझे बताइएगा आप लोगों को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? जी यहाँ तक आप लोगों को क्या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर अभी तक सिंपल ये पढ़ा कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्ट एंड फंक्शन। डन। दूसरी बात हमने कही कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉइज जो है वो वर्टिकली भी लिंक्ड होते हैं और हॉरिजॉन्टली भी लिंक्ड होते हैं। अब वो लिंक्ड कैसे होते हैं, मैंने आपको जो एक स्टोरी पूरी क्रिएट करके बताई थी कि अगर मिस्टर ए ने कोई डिसीजन लेना है तो वो अपनी वर्टिकल टीम से भी पूछेगा और वो अपनी हॉरिजॉन्टल टीम से भी पूछेगा, और जब सब एग्री कर जाएंगे तो वो ये डिसीजन अप्लाई करेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हमने ये पूरा स्लाइड देख ली। ठीक है, अच्छा जी, मैं इस पैराग्राफ को स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मार्क कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है इग्नोर कर दो, पढ़ना है पढ़ लो, आपकी मर्जी है। डन। अच्छा जी, फिर इस पैराग्राफ में आज से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ। अब जरा आ जाओ इस लाइन पे। वो कहते हैं ना, मेट्रिक स्ट्रक्चर individuals work across teams and projects as well as within their own department or function। अब इसका मतलब क्या है कि मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्लॉइज है ना वो एज एन टीम वाइज काम करते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा ना कि ये टीम बनी हुई है, वर्टिकल टीम है, ये सेल्स की टीम है, ये सर्विसेज की टीम है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक की टीम है, ये होम गुड्स की टीम है। जी मुझे बताओ ये बात क्लियर हो गई? डन। और ये आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है कि स्लाइटली, मतलब ये कुछ कंपनीज है, फिलिप्स है, कैटरपिलर है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, कि इन्होंने स्लाइटली किसी ना किसी पॉइंट पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश जो है वो की थी। समझ आ गया? जी मुझे बताएं यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? जी बेटे जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? हनान बिल्कुल आएगा, यही तो हम बात कर रहे हैं यार। मैं बार बार एक बात कर रही हूँ कि मैट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्यों कह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी है, हम क्यों कह रहे हैं कि लिमिटेशंस है, मैंने क्यों कहा कि कंपनीज बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करती इसको फॉलो करना। ठीक है, चलो जी, अब हम नेक्स्ट जरा बात करते हैं। आ, 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 हाँ जी, there are some disadvantages। ठीक है, the primarily pitfall of the metric organization structure, complexity। समझ आ गया? the more layer of approval employees have to go through, the more confused they can be about who they are supposed to answer to। this confusion can ultimately cause frustration over who has authority over which decision and product, and who's responsible for those decisions when things go wrong। समझ आ गया? तो मैं थ्रू आउट पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको इसी डिसएडवांटेज की बात करती आई हूँ कि बेसिकली जब एम्प्लॉइज ने वर्टिकली भी पूछना है, हॉरिजॉन्टल भी पूछना है, जब पूछ पूछ के काम करना है, सबको एग्री करवाना है, तो बेटे फिर एक पॉइंट आएगा ना कि जहां पे वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता। जी क्लियर हो गया? जी मुझे बताइएगा आप लोगों को बात क्लियर हो गई है? ठीक है जी, ये हमने नोट पढ़ लिया है मैट्रिक स्ट्रक्चर का। डन, मैट्रिक स्ट्रक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे यहाँ पे पूछ लो, क्योंकि फिर हम आगे फर्दर एक और नया स्ट्रक्चर पढ़ने लगे। जल्दी से पूछ लो अगर आपने कोई मैट्रिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो।
हनान ये जो स्लाइड मैंने आपको शो की है ना, दिस इज द एडवांटेज। ठीक है बेटे, मैं इतनी दफा रिपीट करके आ गई हूँ, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, बट ये जो मैं आपको स्लाइड शो कर रही हूँ हनान, यू कैन से दैट ये मेट्रिक स्ट्रक्चर का एडवांटेज है। दैट्स इट। सैयद मैसम, आपको भी मैं यही आंसर करूंगी। आपको जो यहाँ पे ये जो स्लाइड अभी शो हो रही है, आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि दिस इज द रीजन टू अप्लाई द मेट्रिक स्ट्रक्चर एंड यू कैन से दैट दिस इज द एडवांटेज ऑफ द मेट्रिक स्ट्रक्चर। जी मैसम, समझ आ गया है? चलें जी। अब हम लोग अपने लास्ट स्ट्रक्चर पे मूव हो रहे हैं, विच इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं, हाइब्रिड, अब्दुर्रहमान बेटे जी, आपको जब मैंने सारा मेट्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है तब आपको ये क्वेश्चन याद आया है। तो अब मैं क्योंकि मेट्रिक स्ट्रक्चर वाइंड अप कर चुकी हूँ, तो अब्दुर्रहमान अब आप रिकॉर्डिंग में सुनना, और अगर नहीं समझ आएगा तो तब पूछ लेना, क्योंकि ये मैंने सारी स्टोरी जो है वो ऑलरेडी आप अब या आपने अब फील किया है। तो बेटे मैं अब रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मैं मेट्रिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। डन। चलें, नेक्स्ट वन इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को की डेफिनेशन को आप लोगों ने अपने बुक से नहीं पढ़ना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन यहाँ पे पीडीएफ में लिखी हुई है और जो डायग्राम पीडीएफ में बनी हुई है, आप लोगों ने उसको कंसिडर करना है, बुक वाली डेफिनेशन को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग जब इसको पढ़ो आगे फर्दर तो आप लोगों को ये क्लियर हो। ये नोट कर लो, आप लोगों ने हाइब्रिड स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को और डायग्राम को जो बुक में बनी हुई है उसको कंसिडर नहीं करना। डन। अच्छा जी, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज वन इन विच मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज यूज्ड। अगर आप लोग नोट करो तो क्या ये मैट्रिक स्ट्रक्चर वाली बात ही हो रही है? This allows the company more flexibility in distributing work and assigning job roles. Done. ये तो भी हम बाद में देखते हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या आप लोगों को जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, क्या ये आपको स्लाइटली सिमिलर लगी है मैट्रिक स्ट्रक्चर से? जी जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों को ये स्लाइटली सिमिलर लगी है मैट्रिक स्ट्रक्चर से? कि वो कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जहां पे आप एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कह लो, या ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के साथ लिख लो स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा डिजाइन या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो।
ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये डायग्राम की बात करें, डन है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, the structure of a large organization that has many divisions has simultaneously used many different types of organizational structure। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुननी है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हम दो स्ट्रक्चर्स को, दो डिजाइन्स को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन वो दोनों डिजाइन्स या दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरलिंक थे। समझ आ गया? इंटरलिंक थे ना, क्रॉस डिविजनिंग हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल आपका एक डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है, ये तीसरा डिवीजन है, लेकिन इस डिवीजन के अंदर आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। इस डिवीजन के अंदर फॉर एग्जांपल आप, मतलब एग्जांपल लिख लो, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, और इस डिवीजन के अंदर आप लिख लो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस डिवीजन के अंदर एग्जांपल है। आप कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हो कि डिवीजन ए में आप ये भी लिख सकते हो कि जी, अच्छा पहली बात आप लोग एक काम करो, अगर आप लोगों को ये डायग्राम नहीं समझ आ रही, ठहरें जी। चलें जी, मैं आप लोगों के लिए कोई और इजी एग्जांपल सर्च कर रही थी, लेकिन आई गेस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल। ठीक है, मैं आप लोगों को नोट करवा देती हूँ। देखो, एक कंपनी है जिसके 3 डिविजन्स हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग डिवीजन, मतलब ये कंस्ट्रक्शन उनका बिजनेस है। फिर वो ये पावर सिस्टम डिवीजन है, और ये कंस्ट्रक्शन सप्लाई डिवीजन है। आप कह लो कि 3 मुख्तलिफ तरह के डिविजन्स में इसको आप प्रोडक्ट भी कह सकते हो कि 3 मुख्तलिफ तरह की एक कंपनी की प्रोडक्ट है। वो कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, वो पावर सिस्टम के अंदर भी काम कर रहे हैं, और वो कंस्ट्रक्शन को सप्लाई डिवीजन के अंदर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने जब इस डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे वो मैट्रिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल ले लो कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि वो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। नोट कर लो, यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल है, यहाँ पे फंक्शनल है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज्यादा, देखो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा डिजाइन यूज हो रहे हैं ना, समझ आ रहे हैं, लेकिन इन सब डिविजन्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। एम्प्लॉइज वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कहीं पे भी कोई लिंक नहीं है। इस
इस डिवीजन के एम्प्लॉइज मतलब अलग से काम कर रहे हैं, इस डिवीजन के एम्प्लॉइज अलग से काम कर रहे हैं और इस डिवीजन के एम्प्लॉइज अलग से काम कर रहे हैं। लेकिन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर तो हमने सबको कंबाइन किया हुआ था ना। समझ आ गया? अब आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया है? जी मुझे बताएं, डिफरेंस क्लियर हो गया? जी मुझे बताइएगा, डिफरेंस क्लियर हो गया? चलें जी, ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, मुझे बताओ आप लोगों को क्लियर हो गया है? अच्छा, जैन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ना सबको बोल के, पहले मैं टाइप करी थी बट आई थॉट कि मैं जरा बोल के दे दूं। आप लोगों को अभी तक ना डिविजनल का समझ नहीं आया। डिविजनल का मतलब है कि आपकी कंपनी दो डिविजन्स के अंदर काम कर सकती है, प्रोडक्ट वाइज भी, ज्योग्राफिकल वाइज भी। अगर कंपनी दो प्रोडक्ट बना रही है, इसका मतलब है वो दो डिविजन्स में काम कर रही है। तीन प्रोडक्ट्स बना रही है, इसका मतलब है वो तीन डिविजन्स में काम कर रही है। डिवीजन का मतलब यूनिट। समझ आ गया? अब वो प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, वो ज्योग्राफिकल वाइज भी हो सकता है। और जैन, हमने मैट्रिक्स के अंदर तीन मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हाइब्रिड के अंदर भी मैंने आपको तीन मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट शो की हैं। जैन, अब आपको समझ आ गया है? आई गेस जैन ने ही क्वेश्चन किया था, मैं एक दफा दोबारा से देख लूं। हाँ जी, जैनुल हसन। ठीक है, मुझे बताओ पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है जो सामने लिखा हुआ है? जी, एनीवन जिसको ये क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो? देखो वो कहते हैं कि स्कैटर्ड इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। सही है, तो ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ आई है? और मुझे पक्का नजर आ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि तुम लोगों को अभी जब मैंने क्वेश्चंस करवाने हैं ना, तो आप लोगों की क्लास में बेतहाशा बच्चों ने डिविजनल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हल करने हैं। अंजर, या अभी मेरा पागल हो जाऊंगी मैं बता बता के। अंजर, डिविजनल में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, प्रोडक्ट और ज्योग्राफिकल। जब ऑप्शन के अंदर क्लियर कट ज्योग्राफिकल लिखा हुआ है अंजर, तो फिर ज्योग्राफिकल को मार्क करोगे ना। अगर डिविजनल दिया, मुझे ख्वाब में आना है कि डिविजनल में कौन सा स्ट्रक्चर है। क्लियर कट जब एक ऑप्शन आपके पास है तो उसको मार्क करोगे ना।
चले जी, लास्ट आपके पास टॉपिक है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अच्छा, अब जो ये वर्ड है ना, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल का, इसके लिए मैं आप लोगों को ये जो स्लाइड यहाँ पे लिखी हुई है ना, इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको पता है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। दोज कंपनीज जो कि अपने शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को इशू करते हैं, there is a concept apply known as separation of ownership and control। डन। इसका मतलब क्या है? मीन्स ओनर्स जो है वो शेयर होल्डर्स हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में शेयर होल्डर्स क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं बेटे, वो रूटीन बेसिस पे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस वजह से वो अपने बिहाफ पे कंट्रोलर्स को हायर करते हैं, और कंट्रोलर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। हाँ जी, आपको ये बात सारी क्लियर हो गई है? तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब शेयर होल्डर अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अप्लाई होता है। प्राइवेट के अंदर तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वही डायरेक्टर्स होते हैं ना। ठीक है जी, मुझे बताएं, क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब ये डायग्राम बनी हुई है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर। डन। एजेंट है, एजेंट किसको कह रहे हैं? डायरेक्टर्स को। क्लियर? और ये टास्क जो कौन परफॉर्म करेंगे? कंपनी, मैनेजिंग द कंपनी। डन। अच्छा जी, अब बेसिकली एजेंट जो है वो अकाउंटेबल किसको है? प्रिंसिपल्स को। ठीक है, और एजेंट जो है वो काम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे। सो दिस इज नोन एज इन सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। डान, क्या तक बात क्लियर हो गई है? हाँ जी अनान, उसकी रीजन बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर तो फ्रेंड्स और फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, 2 to 20 शेयर होल्डर्स होते हैं। चलें जी, अब आप लोग ये काम कीजिएगा। अम, अपना, आपके पास जो चैप्टर है उस चैप्टर में से एग्जाम पैक ओपन कर लो, चैप्टर नंबर 1 का। जी, जो कल मैंने आप लोगों को एग्जाम पैक करवाना शुरू किया था उसको ओपन कर लें। जी, एग्जाम पैक ओपन कर लें चैप्टर नंबर 1 का।
जी एग्जाम पैक स्टार्ट करते हैं जी। चलें जी, तो हम लोगों ने एग्जाम पैक स्टार्ट किया था। आप लोगों को यहाँ से एग्जाम पैक शो हो रहा है। चलें, तो हम लोगों ने जी कल क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया था। आज क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्योंकि कल आप लोगों ने मेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हुआ था एंड दिस इज द क्वेश्चन जो कि मेट्रिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी। अच्छा, ये क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी का कॉन्सेप्ट बेशक अगर अभी नहीं समझ आता इसको इग्नोर कर दो। आर चैलेंज्ड बाय, चैलेंज्ड को कंसिडर करो प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब चैलेंज्ड बाय अडॉप्टिंग अ मेट्रिक स्ट्रक्चर, कि मेट्रिक स्ट्रक्चर को अगर आपने अडॉप्ट करना है तो कौन से जो चैलेंजेस हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर याद हो, मैं आपको दोबारा से अगर यहाँ पे स्लाइड शो करवाऊं, ये देखिएगा, ये स्लाइड जो आपको शो हो रही है। If we want to implement this structure, we need a lot of coordination and unity of direction. जी, आपको मेरी बात समझ आई है? तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है जी, आपको आंसर क्लियर हो गया? जी मुझे बताएगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है? हाँ जी, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया?
जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैट्रिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से पढ़ो सारा सिनेरियो और मुझे बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ या नहीं। देखो तो कहता है एज पार्ट ऑफ एन एफिशिएंसी ड्राइव। अच्छा दानिश, मैं भी इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। कॉलेज हैज डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रक्चर टू अ मैट्रिक स्ट्रक्चर। फंक्शनल से मैट्रिक्स पे मूव कर रहे हैं। College believe that this will reduce the duplication of support and technical staff each of the 5 academic departments currently employ। कि वो जो डुप्लीकेशन हो रही है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट अगर डिपार्टमेंट्स दो दो बने हुए हैं, परचेज डिपार्टमेंट 2 हैं, तो आप उनको एक ही कर दो। Concern has been raised by the Academic Standard Board that the law specialized staff will have negative impact and open operation at 5 departments and in turn reduce quality of graduates that college present to employment market each year. Which two of the following are disadvantages of a metric structure? Disadvantage बताना है। डाइल्यूशन ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी, डाइल्यूशन का मतलब होता है मिक्सअप हो जाना। ठीक है, तो मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे आपने डायग्राम के अंदर पढ़ा था कि एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट तीनों प्रोडक्ट्स को केटर कर रहा है, तो वहां पे मसला आ सकता है कि आपकी फंक्शनल अथॉरिटी जो है ना वो डाइल्यूट का मतलब मिक्सअप हो सकती है। डुअल कमांड एंड कन्फ्लिक्ट, इसमें तो मसला नहीं होगा, ये तो आपको पता है। टू मच एकेडमिक स्पेशलिज्म, ये एडवांटेज हो जाएगा। एंड हाई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये इसलिए नहीं आएगा, हो सकता है बहुत से बच्चों को डी ऑप्शन लगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ही तो फंक्शनल से मैट्रिक्स पे मूव कर रहे हैं। समझ आ रहे हैं? तो ये दोनों नहीं आएंगे, इस वजह से आपके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर दानिश, समझ आ गया? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 कल हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, 5 अभी आपने नहीं करना। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पे जो ब्लू कलर से मार्क हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आगे मैंने लिखा हुआ है रिलेटेड विद चैप्टर 2। तो आप लोगों ने अभी उन क्वेश्चंस को नहीं करना, जाहिर सी बात है जब हम चैप्टर 2 करेंगे तब मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्लियर? आप लोगों ने ये नोट किया है? 5 के आगे नोट कर लो, ये जिसके आगे ये ब्लू से नोट हुआ है ना रिलेटेड विद चैप्टर 2, वो आप लोग अपने पास भी नोट कर लो। मतलब अगर रजिस्टर में आंसर्स नोट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे लिख लो रिलेटेड विद चैप्टर 2, और हम चैप्टर 2 के बाद इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कल हम लोगों ने कर लिया था। 7 भी चैप्टर 2 से रिलेटेड है। 8 कर लिया था। 9 अब मुझे पढ़ के बताओ क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बताइएगा क्लियर हो गया? चले जी, 10th हमने कर लिया था, 11 कर लिया था, 12 भी कर लिया था। ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया था ना कल। 13 के आगे लिख लो रिलेटेड विद चैप्टर 2। 13 को अभी नहीं करना। 14 भी मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 अभी, क्वेश्चन नंबर 15 अभी आपने नहीं करना, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 को अभी आपने नहीं करना। ठीक है,
ये आपने कब करना है ये मैं आपको खुद से बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 15 को आपने नहीं करना, डन, अभी नहीं करना। 16 देख लो। Which of the following describe the scalar chain of command? स्केलर चेन की हमने बुक में डेफिनेशन पढ़ी है। स्केलर चेन ऑफ कमांड किसको कहते हैं? Decisions are pushed down to the lowest possible level in organization. The number of levels in a organization structure. Scalar chain किसको कहा था? मैंने आपको in short कहा था स्केलर चेन कहते हैं हिरार्की को। समझ आ रहे हैं? स्केलर चेन कहते हैं हिरार्की को। क्लियर? इनका आंसर क्लियर हो गया? आंसर, मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रही हूँ। आपको पहले वो समझ आ गया है? हाँ जी, चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, इसका आंसर तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर ये तीन चीजें एंटर नहीं है, तो ये यहाँ पे नोट कर लो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। जब आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए आपके पास तीन स्टेजेस होती हैं। एक हम करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक हम करते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस, और एक हम करते हैं स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। ये तीन स्टेजेस होती हैं। समझ आ रहे हैं? एनालिसिस के अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। चॉइस के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस ऑप्शन को पिक करना है, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम उस ऑप्शन को देखते हैं कि प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मैंने डेफिनेशन आप लोगों के लिए सामने लिख दी है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, नोट कर लो। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, फिर हम इसका आंसर मार्क करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। ठीक है, तो
एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन और चॉइस, ये तीन चीजें तो हैं. डिजाइन इज नॉट अ फैक्टर ना. समझ आ गया जी. जी मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को क्लियर हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ is not a part of the 4 P's of the marketing mix. So people 4 P's का part नहीं था. People is the answer. Clear? चलें क्वेश्चन नंबर 20 मुझे बताएं क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ के समझ आ रहा है. वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स to undertake numerous different projects. Project groups will be set up, drawn from the अहमद मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटे. From the various department are then disband once the project is complete. अच्छा, नॉर्मली अगर हम मेट्रिक स्ट्रक्चर की बात करें ना तो आपको याद होगा मेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ जी. वापस आते हैं. ये मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर अभी ऐड करके बताया था. नजर आया? कि हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर टीम्स या प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं. सही है. तो क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि क्वेश्चन के अंदर वो कहता है सेटअप ड्रॉन, यानी कि एक दफा डिसबैंड का मतलब खत्म हो गया, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, तो स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मैट्रिक स्ट्रक्चर. क्योंकि मैट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर ही हम टीम्स के अकॉर्डिंगली या प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं. हसन क्लियर है? हाँ जी अहमद हसन क्लियर हो गया बेटे. चले 21 के साथ भी लिख लें, चैप्टर 2 से रिलेटेड है. 22 में आंसर देख लो, समझ आ रहे. 22 इज रिलेटेड विद द फंक्शनल स्ट्रक्चर. हाँ जी क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया. 23 मुझे बताओ क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? चले जी क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया. 24 पे बात करते हैं जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बेस्ट प्लेस टू एड्रेस द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन.
हमने कहाँ पे बात की थी कि किस स्ट्रक्चर के अंदर बी क्यों नहीं है, क्योंकि फरीद बेटे डिविजनल के अंदर तो जैसे, एक सेकेंड जी, ठहर जाओ, नवीद नहीं, फरीद, फरीद जी ये आ गया डिविजनल। फरीद, डिवीजन 1 का कोई ताल्लुक नहीं है डिवीजन 2 के साथ, डिवीजन 2 का कोई ताल्लुक नहीं है डिवीजन 3 के साथ, तो इनको आपस में तो कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है ना, समझ आ गया। लेकिन जब आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करते हो, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या देखा था फरीद, ये देखो। हाय बेटे, मैंने ना एक एक वर्ड आप लोगों के एमसीक्यू के लिए अलग अलग से रंगों में इसलिए भरा हुआ है ताकि तुम लोगों की जो चुनी चुनी आंखें हैं ना उनको देख सकें। यार हर वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है फरीद, अब बेटे समझ आ गया। अच्छा जी, चलें जी, 25 बताओ। द स्केलर चेन शोज द नंबर ऑफ पीपल फॉर whom a manager is directly responsible. Is this statement true or false? This statement is false because ये जो सारी definition लिखी हुई है ना, ये वाली, the number of people for whom a manager is directly responsible, this is the definition of the span of control, not the scalar chain. So this is the reason कि ये false है। हाँ जी, क्लियर हो गया। डन, चलो जी 26 जल्दी से कर लो, बाकी के क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 26 मुझे बता दो, क्या 26 क्लियर हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो गया है। चलें जी, सो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को कल करवाती हूँ, और आप लोगों ने होम असाइनमेंट के आंसर्स आप लोगों को ग्रुप में मिल जाते हैं, तो आप लोग होम असाइनमेंट प्लीज सॉल्व करके रखना। इंशाल्लाह अगर उसमें कोई मसला आएगा तो वो फिर मैं आप लोगों को कल सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।